हेलो दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ अशोक कुमार सुखवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं RNTPG कॉलेज कपासन की ओर से। आज हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की। हमने पिछले वीडियो में अली वर्दी खां की चर्चा की थी और उनकी मृत्यु तक हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे सिराजुद्दौला जो अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना। 10 अप्रैल सन 1756 में 82 वर्षीय अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। उसके तीनों पुत्रों का विवाह उसने अपने तीनों भतीजों के साथ करवा दिया। तीनों भतीजे, तीनों उनके दामाद भी थे, परंतु दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब अली वर्दी खां की मृत्यु हुई उससे पूर्व ही उनके तीनों भतीजे उनके तीनों दामाद की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए अली वर्दी खां की मृत्यु के समय उनकी तीनों पुत्रियां जीवित थीं, जबकि उनके तीनों दामाद मर चुके थे। इसीलिए उसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण अली वर्दी खां के बाद युद्ध के संघर्ष की स्थिति को देखते हुए, उत्तराधिकारी संघर्ष की स्थिति को देखते हुए अली वर्दी खां ने अपने दोहित्र सिराजुद्दौला को गद्दी पर बिठा दिया। सिराजुद्दौला उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। जैसे ही सिराजुद्दौला को गद्दी पर बिठाया गया, बाकी जो गद्दी के महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जो अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, उन लोगों ने सिराजुद्दौला का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इन विरोध करने वालों में सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी मौसी, जिसका नाम था घसीटी बेगम, प्रमुख थी। घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला का विरोध करते हुए एक अन्य पुत्र को गोद लेकर बंगाल का नवाब बनाने की चेष्टा की। इसके अलावा घसीटी बेगम के अलावा घसीटी बेगम का दीवान, जिसका नाम था राजवल्लभ, ने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया। इसके अलावा अली वर्दी खां की दूसरी लड़की के लड़का, जिसका नाम था शौकत जंग, जो पूर्णिया बंगाल में स्थित एक जिला है, वहाँ का गवर्नर था, उसने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया। इसके अलावा अली वर्दी खां का बहन का पति, अर्थात अली वर्दी खां के बेनोई, जिसका नाम था मीर जाफर ने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया। इस प्रकार सिराजुद्दौला के सन 1756 में गद्दी पर बैठने के साथ ही एक नहीं बल्कि अनेक विद्रोही हो गए। अनेक गद्दी के दावेदार जो स्वयं को गद्दी का दावेदार मानते थे, परंतु सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठ जाने के कारण उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी थी, उन लोगों ने सिराजुद्दौला का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये तो थी सिराजुद्दौला की आंतरिक समस्या। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय जब बंगाल में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, उस समय बंगाल में अंग्रेज भी सक्रिय थे। तो अंग्रेजों के साथ और सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष हुआ, विवाद हुआ। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद के कौन कौन से कारण थे, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो लेंगे अंग्रेजों के साथ विवाद के कारण सिराजुद्दौला के। इन कारणों में हम प्रथम बात करेंगे राजनीतिक कारण कौन कौन से थे कि जो सिराजुद्दौला के विरोधी व्यक्ति थे, अर्थात कौन कौन? घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग और मीर जाफर। इन विरोधी व्यक्तियों को अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर शरण दी। ने केवल शरण दी, बल्कि सिराजुद्दौला की विरोधी व्यक्तियों के साथ साठगांठ करके सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाने का षड्यंत्र भी अंग्रेज करने लगे। इस प्रकार
ये प्रथम कारण राजनीतिक कारण था अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच विवाद का। हम दूसरे कारण की बात करेंगे। विवाद का दूसरा कारण क्या था? वो था अंग्रेजों के प्रति संदेह। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तब से लगाकर जब वो गद्दी पर बैठा तब से लगाकर जब तक वो शासक बना रहा तब तक अंग्रेजों के प्रति संदेह उसके मन में सदा बना रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति संदेह क्यों था? तो सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति संदेह इसीलिए था कि क्योंकि अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोधी थे, वो उनको राजस्व नहीं देना चाहते थे तथा सिराजुद्दौला की विरोधी व्यक्ति को अपने यहाँ पर शरण देकर बंगाल की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करना चाहते थे, अस्त व्यस्त करना चाहते थे। इसीलिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रति सदा ही संदेह पूर्ण रहा, अर्थात अंग्रेजों को उसने सदा ही संदेह की दृष्टि से ही देखा था। दूसरा कारण। जबकि तीसरा कारण था कि नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। कैसे? जब सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो अंग्रेजों ने उनका अपमान किया। कैसे किया? कि भारत में ये परंपरा रही है कि जब भी कोई राजा नवाब गद्दी पर बैठता है तो उनके अधीन सामंत, शासक, जागीरदार उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनको भेंट देते हैं, भेंट करते हैं। परंतु जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बना तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के प्रति किसी भी प्रकार का कोई सम्मान प्रकट नहीं किया। नहीं तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के दरबार में गए। जब सिराजुद्दौला ने बंगाल में स्थित अंग्रेज फैक्ट्री को देखने की इच्छा व्यक्त की तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। इस प्रकार समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब का अपमान करने के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद बढ़ता गया और नवाब अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। लेते हैं हम चौथा कारण है व्यापारिक झगड़े। हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट था फर्रुख शियर का अंग्रेज डॉक्टरों के द्वारा इलाज करने के कारण फर्रुख शियर का इलाज हो जाने के कारण खुश होकर उसने अंग्रेजों को निःशुल्क बंगाल से व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अर्थात बिना किसी चुंगी दिए अंग्रेज संपूर्ण बंगाल से व्यापार कर सकते थे। इस सन 1717 के फरमान का अंग्रेजों ने धीरे धीरे दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज व्यापारी न केवल अंग्रेज व्यापार को, न केवल अंग्रेज सामान को अपने दस्तक करके चुंगी से मुक्त करवा लेते थे, बल्कि अंग्रेजों के जो मित्र थे, जो हिंदू व्यापारी थे, उन हिंदू व्यापारियों का सामान भी अंग्रेज अपने हस्ताक्षर करके कर से मुक्त करवा देते थे। जिससे क्या हो रहा था कि एक तो अंग्रेज लोग बंगाल के नवाब को राजस्व नहीं दे रहे थे, दूसरे जो हिंदू लोग जो थे, जो अंग्रेजों के मित्र थे और बंगाल के विरोधी थे, वो व्यक्ति भी अपने व्यापारिक वस्तु के ऊपर बंगाल के नवाब को टैक्स नहीं दे रहे थे, जिससे बंगाल का नवाब नाराज था। जब बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को टैक्स देने की बात कही तो अंग्रेजों ने 1717 के फरमान की दुहाई लेकर 1717 के फरमान का बहाना बनाकर टैक्स देने से मना कर दिया। जब टैक्स देने से मना कर दिया तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद बढ़ता गया।
तो ये पांचवा कारण ये था कि अंग्रेजों के बीच विवाद और सिराजुद्दौला की विवाद क्यों हुआ। छठे कारण की हम बात करेंगे तो वो था कलकत्ता की किलबंदी। देखो क्या हुआ था कि आप लोगों को विदित होना चाहिए कि 1756 में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा और 1756 में ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में यूरोप महाद्वीप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इस युद्ध की ये पद्धति थी कि जहाँ जहाँ पर भी फ्रांसीसी और अंग्रेज होते थे वहाँ वहाँ वो व्यक्ति आपस में लड़ने लगते थे। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ तो बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आपस में लड़ने लगे। फ्रांसीसी और अंग्रेज उसी सप्तवर्षीय युद्ध की दुहाई देते हुए आपस में लड़ने लगे। बंगाल के नवाब ने कहा कि आप दोनों कंपनी हैं, दोनों व्यापार करने के लिए भारत में आई हुई हैं, दोनों भारत से व्यापार करने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए आप दोनों को फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और दोनों को तुरंत ही युद्ध बंद कर देना चाहिए। फ्रांसीसियों ने तो बंगाल के नवाब की बात को स्वीकार कर लिया, परंतु अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने बंगाल के नवाब की बात को स्वीकार नहीं किया। प्रथम विवाद तो ये था। दूसरा विवाद ये था कि सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ होते ही अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में अंग्रेजों का किला बना हुआ था जिसका नाम था फोर्ट विलियम का दुर्ग, उस दुर्ग की किलबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। जब सिराजुद्दौला के द्वारा फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को युद्ध नहीं करने के लिए मना किया गया तो फ्रांसीसियों ने न केवल युद्ध बंद कर दिया बल्कि फ्रांसीसी दुर्ग की किलबंदी करना भी बंद कर दिया था। परंतु अंग्रेजों ने कलकत्ता के दुर्ग की किलबंदी करना बंद नहीं किया था। जब सिराजुद्दौला ने कहा कि जब फ्रांसीसियों ने काम बंद कर दिया तो आप लोग काम बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों झगड़े कलकत्ता की दुर्ग की किलबंदी बंद नहीं करने के कारण अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच विवाद बढ़ता गया। आगे एक और वीडियो के साथ अपन पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। कैसा